आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में बहादुर रेलवे कर्मचारी भी है। देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने एक ऐसा बयान दिया जो पटना से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठा दी। अश्विनी के इस बयान के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या नीतीश को चुनाव से पहले बिहार की जगह दिल्ली आने का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार की जनता पसंद करती है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक रेलवे कर्मचारी वहां एक महिला के लिए देवदूत साबित हुआ। दरअसल ये महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरते समय फिसल गई। फिर रेलवे सुरक्षा कर्मी ने जैसे ही इस महिला को गिरते हुए देखा तो वो तुरंत उसकी ओर दौड़ा। फिर उसने महिला को रेलवे ट्रैक पर गिरने से बचा लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल के काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज के साथ उनकी पत्नी, दोनों बेटे और दोनों बहुएं भी मौजूद रहीं। सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर में रुद्राक्ष और हरसिंगार के पौधे भी लगाए। वैसे अपने इस दौरे में शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के शिरडी से साईं बाबा की चरण पादुका यात्रा शुरू की गई, जो कि अगले 15 दिनों तक दक्षिण भारत की यात्रा पर रहेगी। इस यात्रा को ढोल नगाड़ों के साथ भक्तिमय माहौल के बीच शुरू किया गया। दरअसल साईं बाबा के दर्शन पाने के लिए देश विदेश से सालाना करोड़ों श्रद्धालु शिरडी साईं दरबार में पहुंचते हैं, मगर जो श्रद्धालु शिरडी नहीं पहुंच पाते उनकी गुजारिश को देखते हुए साईं बाबा की चरण पादुका यात्रा शुरू की गई। सबसे पहले ये यात्रा शुक्रवार को महाराष्ट्र के सांगली पहुंचेगी। उसके बाद 14 अप्रैल को कर्नाटक और 19 अप्रैल से तमिलनाडु में साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन होंगे। वैसे शिरडी से बाहर चरण पादुका ले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को निर्धारित साईं पादुका दर्शन यात्रा की अनुमति दे दी थी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मध्य प्रदेश में आयुष विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाकर होने वाली ठगी से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े का ऐसा खेल खेला गया कि लोग हैरान रह गए। ठगों ने न सिर्फ आयुष विभाग की नकली वेबसाइट बना डाली, बल्कि उस पर 2900 से ज्यादा वैकेंसी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब भला सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहेगा। बस इसी लालच का फायदा जालसाजों ने उठाने की कोशिश की, जबकि मध्य प्रदेश आयुष विभाग की ओर से ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई थी। ऐसे में जरूरी है कि जालसाजों के फर्जी वेबसाइट और भ्रामक विज्ञापनों के झांसे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश में जालसाजों ने ठगी का ऐसा नुस्खा आजमाया जिसे जानकर सरकार के भी होश उड़ गए। जालसाजों ने न सिर्फ सरकार के आयुष विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाई, बल्कि बाकायदा भर्ती भी निकाल दी। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे सचमुच में भर्ती चल रही हो। वेबसाइट का डिजाइन, लोगो और लहजा सब कुछ हूबहू असली वेबसाइट जैसा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर जालसाजों ने आयुष विभाग के नाम से एक फर्जी वेबसाइट और फर्जी विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया। ये विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आयुष विभाग में भर्तियों का था। अलग अलग करीब 2972
भर्तियों का ये फर्जी विज्ञापन था जो जारी किया गया सोशल मीडिया पे, और बाकायदा इसके नीचे एक फर्जी वेबसाइट जो है आयुष विभाग की वो भी मेंशन की गई, ताकि लोग जो हैं वो इसके झांसे में आए और 500 रुपये प्रति आवेदन जो फीस रखी गई थी वो भर के जालसाज जो है एक मोटा मुनाफा कमा लें। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकार सक्रिय होती है और इसकी जांच के लिए बाकायदा एफआईआर के लिए आवेदन किया जाता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं सतपुड़ा भवन में, वही सतपुड़ा भवन जहां पे स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय भी है। प्रदेश कार्यालय जो है सतपुड़ा भवन में ही है स्वास्थ्य विभाग का। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत या फिर मध्य प्रदेश के जो सरकारी विभाग के अंतर्गत भर्तियां आती हैं वो या तो एमपीपीएससी के जरिए आती है या फिर कर्मचारी चयन मंडल के जरिए आती है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर की जो पद होते हैं वो एमपीपीएससी के जरिए भरे जाते हैं। 3 और 4 श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भर्तियां आती है वो कर्मचारी चयन मंडल के जरिए आती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा लोगों को सलाह दी है कि वो इस तरीके के भ्रामक विज्ञापनों के जरिए झांसे में ना आए। रिपोर्ट के मुताबिक इन ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसा माहौल बना दिया जिससे सचमुच में भर्ती चल रही हो। दरअसल करीब 1 महीने पहले ई औषधि मध्य प्रदेश नाम से एक फेसबुक पेज पर आयुष विभाग में 2972 पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन के साथ ही बाकायदा वेबसाइट eaushadhimp.co.in का लिंक भी दिया गया। विज्ञापन में आवेदन शुरू करने की तारीख 7 मार्च 2025 तो वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2025 दी गई। जालसाज इतने शातिर थे कि उन्होंने विज्ञापन के साथ ही पदों की संख्या 2972 भी लिखी, जिसमें स्टोर मैनेजर 528, सहायक स्टोर मैनेजर 988 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर 1456 पद शामिल थे। भर्ती के लिए प्रति आवेदन 500 रुपए फीस भी रखी गई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आयुष विभाग की एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई और उसके आधार पे वैकेंसी भी बाकायदा निकाल दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय चौधरी बताने के लिए क्या पूरा मामला था। एक बार जरा बता दीजिए कि ये फर्जी वेबसाइट का पूरा मामला और किस तरीके से आवेदन आपके पास आया है स्वास्थ्य विभाग से। दिनांक 6/4/25 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमें आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया था कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उनकी वेबसाइट से मिलती जुलती हुई एक वेबसाइट बनाकर जिसे स्पॉन्सर्स ऐड के माध्यम से सोशल मीडिया फेसबुक आदि पर प्रचार प्रसार कर उनको जॉब वैकेंसी प्रदर्शित कर उनसे कुछ राशि हड़पी गई है। पूरे 1 महीने तक इस फर्जी वेबसाइट और भर्ती विज्ञापन की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल को सोशल मीडिया में ये भर्ती विज्ञापन लीक हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आते ही सरकार के जनसंपर्क विभाग ने इसका खंडन किया और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विभाग की ओर से इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं आई है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आयुष विभाग की एक फर्जी वेबसाइट बना करके जालसाजों ने बाकायदा 2972 वैकेंसी भी निकाल दी, भर्तियां भी निकाल दी अलग अलग पदों के लिए। और करीब 1 महीने तक 6 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक की ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलती रही। लेकिन जैसे ही सरकार को इसकी भनक लगी तुरंत इसके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे सामने आया सर, कैसे पकड़ में आया सरकार के, और अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? जैसे ही ई औषधि नामक किसी वेबसाइट पे विज्ञापन और भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी मिली, इसका सबसे पहले इसका चेकअप कराया गया। जनसंपर्क विभाग ने तत्काल इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर ये सूचना जारी की कि इस प्रकार की न तो कोई वेबसाइट है मध्य प्रदेश की सरकार की और न ही इस प्रकार के कोई पद विज्ञापित इस प्रकार के पोर्टल से किए जाते हैं। तत्काल एफआईआर करने के निर्देश हुए हैं और इसकी पकड़ में आ जाएंगे कि लोग इस प्रकार के ये गलत विज्ञापन करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आयुष विभाग के अधिकारियों ने ये साफ किया कि ये सब फर्जीवाड़ा है और विभाग की ओर से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, ये सब ठगी का खेल है।
किस तरीके से आप लोगों को ये सूचना देना चाहेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट का नाम है वो बिल्कुल कमोबेश जो असली वेबसाइट है उससे मिलता जुलता रखा था। इसमें अगर आप देखें तो जो साफ तौर पे लिखा है eaushadhi.mp.co.in, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है वो aushadhi.mp.gov.in है। तो मिलता जुलता नाम रखते हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे जब वो कभी जेन्युइन जगह से भर्ती के विज्ञापन देखें? देखिए, जहाँ तक भर्ती की बात है तो ये स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल है, जहाँ पर हम क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ का चयन करते हैं और MPPSC से हम क्लास 1 क्लास 2 की करते हैं। तो जब MPPSC का कोई विज्ञापन आए या कर्मचारी चयन मंडल ESB का कोई विज्ञापन आए, तभी ये मानना चाहिए कि सरकारी पद हैं जिसकी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है। इस प्रकार के किसी पोर्टल के माध्यम से कोई भर्ती आमतौर पे नहीं होती है। MP ऑनलाइन जो हमारा है वहाँ पर ज़रूर हम संविदा में लोगों की भर्ती करते हैं। तो इसलिए जैसे ही ये बात सामने आई, तत्काल सूचना भी दी गई कि ये गलत है, इसके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं और कोई भी इस प्रकार के विज्ञापन पर भरोसा ना करे और भ्रमित ना हो। हालांकि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस का कहना है कि वो जालसाजों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। जो मूल वेबसाइट का लिंक है उसी से बिल्कुल मिलता जुलता इसमें नाम का इस्तेमाल किया गया था। और क्या अब तक कोई शिकायतकर्ता भी आपके पास पहुंचा है जो इस जालसाजों के चक्कर में ठगा गया हो? अभी जो वेबसाइट का अवलोकन कर रहा है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है, अल्फ़ाबेट और डैश वगैरह उनने एक्सचेंज करके उसको बनाया है। इसके अतिरिक्त जो फरियादी थे जिनके साथ धोखाधड़ी है वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अप्रोच किया था, जिसके तारतम्य में उन्होंने हमें पत्राचार किया है। हम शीघ्र ही जितने भी लोगों से धोखाधड़ी हुई है उनसे संपर्क कर विवेचना में संलग्न करेंगे। धन्यवाद। बात करने थी, ये थे भोपाल पुलिस अक्षय चौधरी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज हो गया है, छानबीन शुरू हो गई है। जल्द ही पुलिस जो है उन लोगों के भी बयान लेगी जो अब तक इस ठगी का शिकार हुए हैं, क्योंकि फिलहाल ये जानकारी प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग के पास है, जिन्हें इन लोगों ने इस पूरी धोखाधड़ी के बारे में पहले बताया था। फिलहाल पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि असली और नकली वेबसाइट की पहचान कैसे करें? वेबसाइट में सबसे पहले डोमेन का नाम और सरकारी वेबसाइट में .gov.in या .nic.in लिखा होगा, जबकि फर्जी वेबसाइट में .com, .org या .in होगा। जबकि URL सिक्योरिटी में सरकारी वेबसाइट में https / से शुरू होता है और नकली वेबसाइट में कई बार http / लिखा होता है या नॉट सिक्योर लिखा आता है। और पेमेंट के तरीके में सरकारी वेबसाइट में भारतीय सरकारी पोर्टल जैसे SBI कलेक्ट, भारत कोष, जबकि फर्जी वेबसाइट में UPI ID, QR कोड, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल ये भी है कि सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी से कैसे बचा जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों युवा सरकारी नौकरी के लालच में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमेशा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें। domain.gov.in या nic.in ही होना चाहिए। वेबसाइट https / से शुरू होनी चाहिए। URL में https / और लॉक सिंबल होना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट से सूचना को कंफर्म करें और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जॉब ऑफर फर्जी होते हैं, उन पर भरोसा न करें। जाहिर है जालसाजों के फर्जी सरकारी नौकरी के विज्ञापन के झांसे में युवक आ ही जाते हैं और जब पता चलता है कि उनके साथ जालसाजों ने फ्रॉड किया है तो उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जालसाजों के फर्जी वेबसाइट और भ्रामक विज्ञापनों के झांसे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में बदला मौसम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आखिरकार मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत ले आया गया। उसे लाने के लिए NIA और रॉक की एक टीम अमेरिका गई थी। आतंकी तहव्वुर को विशेष विमान गल्फ स्ट्रीम G550 के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। फिलहाल तहव्वुर NIA की कस्टडी में है।
दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में मौसम बदल गया। यहाँ धूल भरी तेज आंधी आई, साथ ही बारिश भी हुई। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अपने दौरे के दौरान वो लगभग 3800 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिन 19 परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी कर रहे हैं, उनमें 2 नए पक्के घाट भी हैं। इस तरह अब काशी 84 घाटों नहीं बल्कि 87 घाटों वाली हो जाएगी। पीएम पहले ही नमो घाट का तोहफा दे चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी के बड़े नालों का निरीक्षण किया। वो इसके लिए निजामुद्दीन और सराय काले खां भी पहुंचे। इस दौरान वहां अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण के बाद उपराज्यपाल और सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इन कर्मचारियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से विवादित बयानों में उलझ गई हैं, फंस गई है, कह लीजिए। उन्होंने फिर से एक बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, कंगना ने जहां बीजेपी को सनातनी संस्कृति से जुड़ी पार्टी बता दिया, वहीं कांग्रेस को अंग्रेजों की भूली बिसरी औलाद बता दिया। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और पूछा कि कंगना का ये बयान उनके दादा के लिए है या फिर कांग्रेस के लिए। वहीं इससे पहले बिजली बिल को लेकर भी कंगना ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन बिजली बिल पर विभाग ने कंगना की पोल खोल दी और कहा कि कंगना ने कभी समय पर अपने बिल का भुगतान ही नहीं किया। पार्लियामेंट में दिखता है सोनिया का लाल। यहाँ का एक तो वो है जो संसद भवन में हमें देखने को मिलता है, राजा बाबू, सोनिया का लाल, और यहाँ पे प्रतिभा का भी लाल है। बीजेपी की मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंगना ने एक रैली में बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को अंग्रेजों की भूली बिसरी औलाद बता डाला। तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और पूछा कि क्या कंगना ने ये टिप्पणी अपने दादा पर की है या फिर कांग्रेस पर। हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई। जहाँ ये मिले वहाँ तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। कांग्रेस के ऊपर एक टिप्पणी की उन्होंने, की है अंग्रेजों की संतान ऐसा कहा, जो जिस तरह से औलादे हैं कोई भी, तो वो टिप्पणी उन्होंने अपने परदादा के ऊपर की कि हमारे ऊपर की, ये तो उनसे पूछिए। उनके दादा सबसे ठेठ कांग्रेसी थे, हमारे विधायक थे। अब वो टिप्पणी उन्होंने अपने दादा के ऊपर की या हमारे के ऊपर, वो हमारी छोटी बहन से पूछिए। कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलने वाली कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान से मिले होने का आरोप भी लगा दिया। तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कंगना की समझ पर ही सवाल उठा दिए। इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अटल जी की सरकार देखिए एक बार उन्होंने कैसे, मतलब कितनी मुश्किल से चलाई। राष्ट्रवादी थे वो, एकदम अव्वल दर्जे के राष्ट्रवादी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो काफी है? आप खुद सोचिए, पार्लियामेंट पे हमले करा दिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया, क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। और आज देखिए हमारे जो नेतृत्व है उनका दम देखिए, वो ओपन सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और इनकी ऐसी बैंड बजा के रखिए कि देखिए पाकिस्तान अपना कभी मुंह नहीं खोल सकता। तो कंगना जी जो है हमेशा बिना सोच समझ के शूट आउट ऑफ माउथ सिंड्रोम है उनका,
ठीक है, तो मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं करती। बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। दिखता है कि किस तरह के, किस लेवल के सांसद भाजपा के पास है पार्लियामेंट में। वहीं भारी भरकम बिजली के बिल को लेकर सुक्खू सरकार को घेरने वाली कंगना अब खुद गिर गई हैं। कंगना ने कहा था कि उनका मनाली वाले घर का 1 लाख रुपए बिजली बिल आया है, जबकि वो वहां रहती भी नहीं है। इसी बिजली बिल को लेकर कंगना ने सुक्खू सरकार को भेड़ियों का झुंड बता दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जिस बात को लेकर उन्होंने लगाया है कि बिजली का बिल आया, उनका बहुत बड़ा बिजली का बिल क्यों आया है, उन्होंने बहुत बड़ा अपना मकान बनाया है जिसमें मैंने कहा है दिशा निर्देश दिए हैं, और उस पर उनकी बात को वैसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, और वो अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि एक चुनावा एमपी इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो जानती नहीं है कांग्रेस ने क्या विकास पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में किया है, वो इससे अनभिज्ञ है, तब वो ऐसी घटिया बात कर रही है। 3 साल होने जा रहे हैं, पर कंगना जी कहीं भी नजर नहीं आई। एक रेस्टोरेंट खोलना था अपना निजी मनाली में, उसके लिए वहां पहुंची। अब ऐसी पीछे कितनी आग लगी, कितना नुकसान हुआ, सारे उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के लोग थे जिनका नुकसान हुआ। कंगना के आरोपों पर बिजली विभाग ने भी जवाब दिया है। बिजली विभाग के मुताबिक जो बिल आया है वो 2 महीने का है। बोर्ड का ये भी कहना है कि कंगना ने समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं किया, इसलिए बढ़ा हुआ बिल आया है। कंगना अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आती रही हैं। इन्हें बीजेपी आलाकमान से हिदायत भी मिल चुकी है, पर कंगना है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका की ओर से चीन पर दोबारा लगाए गए 125% टैरिफ के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बयान भी दिया। इसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को स्मार्ट बताया। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग जानते हैं कि कब क्या किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चीन के साथ किसी समझौते पर बात बन जाएगी। उधर चीन ने भी साफ किया कि वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका की धमकियों से डरेगा भी नहीं। बात होगी पहाड़ों की रानी शिमला की। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में कई लोग घूमने के लिए शिमला का भी रुख करेंगे। इस बीच शिमला नगर निगम पर्यटकों के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिमला नगर निगम टूरिस्ट सीजन में शहर को साफ सुथरा रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिमला घूमने आने वालों को कचरा फेंकने के लिए अब अपने वाहन में ही डस्टबिन या फिर थैला रखना होगा। नगर निगम का मानना है कि इस पहल से सैलानी शहर में जगह जगह गंदगी नहीं फैलाएंगे और कूड़ा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद शहर की सभी टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। बैठक में टैक्सी चालकों को ये समझाया जाएगा कि वे शहर को साफ रखने में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। टैक्सी चालकों को बाहर से आने वाले यात्रियों को जागरूक करने और खुले में कूड़ा ना फेंकने के लिए प्रेरित करने का काम सौंपा जाएगा। इस काम के लिए उन्हें वाहन में ही डस्टबिन रखने या फिर कूड़े को इकट्ठा करने के लिए कोई किट दी जा सकती है। शिमला नगर निगम इस योजना को लागू करवाकर पूरे देश में सफाई को लेकर एक बड़ा संदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। इस काम में टैक्सी ड्राइवर, वाहन मालिक और पर्यटक समेत सभी लोगों का योगदान लिया जाएगा। जाहिर है शिमला नगर निगम शहर को खुले में फैली गंदगी से मुक्त करने के लिए पहले भी कई योजनाओं पर काम कर रहा है और अब ये नई योजना शुरू करने के बाद वाहनों से बाहर फेंके जाने वाले कूड़े को रोका जा सकेगा। शिमला नगर निगम के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अब जब हिमाचल आते हैं तो आपने कोई साइन बोर्ड वगैरह कहीं पे कुछ देखा, आपने कोई साफ सफाई का कोई ऐसा कोई ख्याल रखा जाए? हिमाचल सरकार ये कह रही है कि अब यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको डस्टबिन जो है वो गाड़ियों के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था आपने कुछ ऐसा देखा? आपका क्या ख्याल है इस पर, क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे हम जब आए, मैं महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे जब हम आए तो हमारे को ऐसा कूड़ा या डस्टबिन या साफ सफाई के बारे में ऐसे कुछ दिशा निर्देश वगैरह ऐसा कुछ दिखा नहीं। और जहाँ तक बच्चे और फैमिली के साथ हम आते हैं, बड़ा नाम सुनते हैं नेचुरली, तो फैमिली के लिए भी ऐसा कुछ ऐसे विशेष सुविधा या ये बोर्ड दिखे नहीं।
और लेडीज और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए भी शौचालय हो या साफ़ सफाई के लिए कुछ जगह या कुछ गवर्नमेंट ने ये देना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, कुछ कुछ जगह कंपलसरी देना ही चाहिए लेडीज़ के लिए। एक्चुअली मेरा ऐसा बोलना है कि डस्टबिन जो है उनकी संख्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन काफ़ी नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, तो कैसे कोई भी आएगा पानी पिएगा तो बॉटल कहाँ रहेगा, तो उसको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा, कहीं ये नहीं कर पाएगा पर्यावरण, ये तो कहीं पे भी फिर कोई भी डाल देता है, ऐसा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाड़ियों के अंदर डस्टबिन लगाएंगे लोग तो कूड़ा कम पड़ेगा, लेकिन गाड़ियों के अंदर डस्टबिन लगाने से मेरा अभिप्राय ये है कि गाड़ियों के अंदर तो लोग डस्टबिन लगा लेंगे, मगर उसको खाली करेंगे कहाँ। मान लो मैं चंडीगढ़ से शिमला आ रहा हूँ तो रोड साइड में आपके कितने या वो लगे हुए हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं, और डस्टबिन भी वो लार्ज स्केल में चाहिए। जैसे MC शिमला जो है पहले बड़े बड़े डंपर रखती थी रोड साइड में, तो लोग उसमें खाली कर सकते हैं, अदरवाइज लोग नाले में फेंकेंगे। डस्टबिन गाड़ी में कोई भी छोटा सा लगा सकता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगाएगा, जब वो फुल हो जाएगा तो उसको खाली कहाँ करेंगे, नेचुरली वो उसको खाली होने के बाद जो है नाले में ही फेंकेंगे कहीं रोड साइड, जब डस्टबिन नहीं मिलेगा। बिल्कुल अभी भी है डस्टबिन, तो लागू हो जाएगा और अच्छी बात है। हमारी तो गाड़ी में गंदगी नहीं होएगी, और भी अच्छी बात है। क्योंकि इसमें ये है कि इसमें 5 से 25 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी आपको लगाया जाएगा अगर डस्टबिन गाड़ी के अंदर नहीं होगा। डस्टबिन लगाने से सर जी कोई प्रॉब्लम, 500-700 रुपये का डस्टबिन लग जाएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सुविधा होनी चाहिए खाली खुली करने की, और कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है पहले से ही लोग जागरूक हैं, टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो अपने पास यहाँ पर रखते हैं। यहाँ तस्वीरें जो है वो आप दिखाएं, ये डस्टबिन जो है वो पहले से ही यहाँ पर रखा गया है, और ये कहा गया है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ पहले से ही डस्टबिन यहाँ पर रखती हैं, लेकिन आखिरकार ये डस्टबिन जब भर जाएगा तो इसे कहाँ पे फेंकते हैं, फिर कहाँ फेंकते हैं आप, थोड़ा आगे आइए। फिर सर जैसे किसी होटल में जाते हैं, होटलों में जो डस्टबिन लगा होता है तो हम तो वहाँ खाली कर देते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पार्किंग में खड़े हैं, अगर पार्किंग में भी यहाँ भरा हुआ है ये, तो हमें खाली तो करना ही पड़ेगा ये। जैसे मान लो पार्किंग में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए। चुनाव आयोग का सोशल मीडिया पर भी जोर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। चुनाव आयोग ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मकसद मीडिया के उभरते परिदृश्य में चुनाव अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन और तैयारी को बढ़ाना था। इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मीडिया और BLO समेत दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया, ताकि मतदान की तैयारियों को तकनीकी तौर पर भी मजबूत किया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। PIB की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिटायरमेंट से जुड़ी एक फर्जी खबर को लेकर सरकार का पक्ष रखा। दरअसल इस फर्जी खबर में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 2 साल का इजाफा किया है, लेकिन PIB ने बताया कि ये दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही उसने अपील की कि ऐसी गलत खबर को कोई सोशल मीडिया पर शेयर न करे। यूपी की बरेली पुलिस ने AIPRO यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को लेकर ज्यादा जानकारी दी। इसका नाम सब इंस्पेक्टर जारविस रखा गया है। पुलिस के मुताबिक ये एक डिजिटल दोस्त है जो समय समय पर बरेली जोन में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है। इसके जरिए सोशल मीडिया पर पुलिस लोगों को जागरूक कर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। इसे IITN रहे बरेली जोन के ADG IPS अधिकारी रमित शर्मा ने तैयार किया है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर अयोध्या के राम मंदिर में सजने वाले राम दरबार की तैयारी चल रही है। अयोध्या में पिछले साल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अब इसी भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। जून में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को राम दरबार का प्रवेश होगा। इसके लिए जयपुर में खास मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन मूर्तियों को राम दरबार में स्थापित किया जाएगा। अद्भुत होगा राजा राम का दरबार। अयोध्या से जयपुर तक दरबार सजाने की हो रही है तैयारी। जयपुर में सफेद मकराना के पत्थरों को आकार देते, उनमें नैन नक्श उभारते ये मूर्तिकार आनंदित हैं। उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब अयोध्या के नव्य भव्य मंदिर में सजेगा राम दरबार
और उनकी बनाई मूर्तियां उस भव्य दरबार की शोभा बढ़ाएंगी। उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत क्या है, तो उनका जब शरीर देखें, उनके जब आप उंगलियां देखें, उनके पूरा उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है। तिथि तय हो गई है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर के प्रथम तल पर बने गर्भगृह में राम दरबार की विधिवत स्थापना कर दी जाएगी। भव्य राम मंदिर में 30 अप्रैल को राम दरबार के प्रवेश के बाद जून में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं। और राम दरबार को सजाने के लिए मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जयपुर के विख्यात मूर्तिकार प्रशांत पांडे को, जिनके नेतृत्व में 20 कारीगरों की एक टीम सफेद मकराना संगमरमर पर इन मूर्तियों को तराश रही है। और अब ये काम अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि, जो निषाद राज और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। राम मंदिर का स्वरूप जितना दिव्य और भव्य है, ठीक वैसा ही मंदिर के भीतर राजा राम का दरबार भी होगा। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के अलावा परकोटा में 6 अन्य मंदिरों की स्थापना भी होगी। इनमें सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी और अहिल्या की मूर्तियां स्थापित होंगी। इन मूर्तियों को भी आकार दिया जा चुका है। अब बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब अयोध्या के भव्य मंदिर में सजेगा राम दरबार। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।